Civil's Fundamentals. Building strong minds with stronger fundamentals. नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, संविधानों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। नमस्कार। जी हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर में सरकारें कैसे काम करती हैं और उनके संविधानों की बनावट, उनका स्ट्रक्चर अलग-अलग क्यों होता है। बिल्कुल, क्योंकि हर देश की अपनी ज़रूरतें, अपना इतिहास होता है। तो ये जानना कि कितने तरह के संविधान हो सकते हैं, सरकारों को समझने में मदद करता है। हाँ बिल्कुल, और हर देश की अपनी जो ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियां रही हैं, उन्हीं के आधार पर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो आज हम कुछ मुख्य क्लासिफिकेशंस पर गहराई से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि संविधान दिखता कैसा है। मतलब क्या वो हमेशा एक किताब जैसा होता है? मेरा मतलब है लिखित यानी रिटन और अलिखित अनरिटन संविधान। हाँ, ये एक बहुत बेसिक वर्गीकरण है। लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो होता है जो आमतौर पर एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव दस्तावेज में संहिताबद्ध मतलब कोडिफाइड होता है। जैसे भारत का संविधान। जी हाँ, बिल्कुल। भारत, अमेरिका, ज्यादातर देशों के संविधान लिखित हैं। इसमें सरकार की रूपरेखा, उसकी शक्तियां, नागरिकों के अधिकार, सब कुछ साफ साफ लिखा होता है एक ही जगह पर। और अलिखित संविधान, क्या इसका मतलब है कि नियम ही नहीं है या लिखे हुए नहीं है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। नहीं, नियम तो होते हैं और वो लिखित भी हो सकते हैं, पर वो किसी एक सिंगल दस्तावेज में कंसोलिडेट नहीं किए गए होते। अलिखित संविधान जो है वो मुख्य रूप से रीति रिवाजों यानी कस्टम्स, परंपराओं, कन्वेंशंस, संसद के अलग अलग कानून्स, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट और महत्वपूर्ण अदालती फैसलों, जुडिशियल डिसीजंस, इन सब का मिश्रण होता है। अच्छा, तो ये बिखरा हुआ होता है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम, यूके। वहाँ कोई एक संविधान नाम की किताब नहीं है, सब कुछ समय के साथ विकसित हुआ है। दिलचस्प है। और जब हम लिखित संविधानों की बात करते हैं तो ये बात अक्सर आती है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसके पीछे भारत की विशाल विविधता और शायद हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता भी एक कारण है कि उन्होंने हर पहलू को विस्तार से शामिल किया। सही कहा। अच्छा, तो ये तो हुई रूप की बात। अब आते हैं इस पर कि संविधान को बदलना यानी अमेंड करना कितना आसान या मुश्किल है। यहीं पर कठोर, रिजिड और लचीला, फ्लेक्सिबल संविधान का फर्क आता है ना? बिल्कुल। ये वर्गीकरण संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, अमेंडमेंट प्रोसीजर पर आधारित है। कठोर संविधान या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें संशोधन करना मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब कैसे? मतलब उसके लिए एक विशेष प्रक्रिया, एक स्पेशल प्रोसीजर अपनानी पड़ती है जो सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया से ज्यादा जटिल होती है। जैसे अमेरिका का संविधान, वहाँ संशोधन के लिए कांग्रेस में 2/3 बहुमत तो चाहिए ही, साथ में 3/4 राज्यों की सहमति भी जरूरी है। ओह, तो ये तो काफी मुश्किल प्रक्रिया है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है संविधान के मूल सिद्धांतों, जो कॉ प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्थायित्व, स्टेबिलिटी देना, उन्हें आसानी से बदलने से रोकना। और लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल? लचीला संविधान या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसे बदलने की प्रक्रिया लगभग वैसी ही होती है जैसी सामान्य कानून बनाने की। साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से उसमें संशोधन किया जा सकता है। जैसे यूके का संविधान, वहाँ संसद साधारण बहुमत से संविधान के किसी भी हिस्से को बदल सकती है। ये बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से ढलने में मदद करता है। तो फिर भारत का संविधान वो किस श्रेणी में आता है, कठोर या लचीला? भारत का संविधान इन दोनों का एक बहुत ही अनूठा मिश्रण है। इसे हम अर्ध कठोर या सेमी रिजिड कह सकते हैं। सेमी रिजिड मतलब इसमें दोनों के तत्व हैं। कुछ प्रावधान खास तौर पर वो जो हमारे संघीय ढांचे, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, जैसे केंद्र राज्य संबंध या राष्ट्रपति का चुनाव, उन्हें बदलने के लिए संसद के विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी चाहिए। ये इसे कठोर बनाता है। अच्छा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संविधान के बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद अकेले ही विशेष बहुमत से या कुछ को तो साधारण बहुमत से ही बदल सकती है। ये इसे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देता है।
तो ये एक संतुलन है। हाँ, ये संतुलन शायद भारत जैसी विविधताओं वाले देश के लिए जरूरी भी है। अच्छा, अब अगले वर्गीकरण पर चलते हैं। शक्तियों के विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर के आधार पर संघीय, फेडरल बनाम एकात्मक, यूनिटरी संविधान। जी, ये इस बात पर आधारित है कि देश में शासन की शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य या प्रांतीय सरकारों के बीच कैसे बटी हुई हैं। तो फेडरल क्या हुआ? संघीय संविधान, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में शक्तियां संविधान द्वारा ही केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्त, ऑटोनोमस होती हैं, कोई एक दूसरे के अधीन नहीं होता। इसे दोहरी राज्य व्यवस्था, डुअल पॉलिटी भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, यहाँ केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, अपने अपने कानून बनाने के क्षेत्र हैं। ठीक है। और एकात्मक, यूनिटरी? एकात्मक संविधान, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में शासन की लगभग सारी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। अगर राज्य या स्थानीय सरकारें होती भी हैं तो वो अपनी शक्तियां और अधिकार केंद्र सरकार से ही प्राप्त करती हैं, और केंद्र सरकार चाहे तो उन शक्तियों को वापस ले सकती है या बदल सकती है। मतलब सारी पावर सेंटर के पास। हाँ, मुख्य रूप से राज्य बस केंद्र के एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। जैसे यूके, फ्रांस, जापान, चीन, यहाँ कानून और प्रशासन में ज्यादा एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। लेकिन भारत के बारे में तो अक्सर अर्धसंघीय, क्वाजी फेडरल शब्द सुनने को मिलता है, जबकि हमारे यहाँ भी तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। 7वीं अनुसूची में लिस्ट है। तो फिर ये क्वाजी फेडरल क्यों? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर चर्चा में रहता है। देखिए, भारतीय संविधान में फेडरल सिस्टम के कई लक्षण मौजूद हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन, लिखित और सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सब फेडरल फीचर्स हैं। हाँ। लेकिन साथ ही इसमें यूनिटरी यानी एकात्मक व्यवस्था के भी बहुत मजबूत लक्षण हैं, जैसे एक शक्तिशाली केंद्र, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, एक ही संविधान, राज्यों के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ऑल इंडिया सर्विसेज, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, जिनमें पूरी व्यवस्था लगभग एकात्मक हो जाती है। अच्छा, तो मतलब झुकाव केंद्र की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल। इसी मजबूत केंद्रीय झुकाव, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस के कारण कई विद्वान इसे पूरी तरह फेडरल न मानकर क्वासी फेडरल कहते हैं, या केंद्रीकृत संघवाद, सेंट्रलाइज्ड फेडरलिज्म। संविधान का अनुच्छेद 1 भी तो यही कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया। हाँ, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते। जी हाँ, ये एकता और अखंडता पर जोर देता है। समझ गया। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। चलिए अब अगले वर्गीकरण पर आते हैं, जो राज्य के प्रमुख हेड ऑफ स्टेट पर आधारित है। गणतांत्रिक, रिपब्लिकन बनाम राजशाही, मोनार्किकल संविधान। जी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है और वो कैसे चुना जाता है। गणतांत्रिक संविधान, रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट एक चुना हुआ व्यक्ति होता है। चुनाव मतलब इलेक्शन से? हाँ, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जा सकता है, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा सकता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति, जिनका चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पद वंशानुगत, हेरिडिटरी नहीं होता और प्रमुख का कार्यकाल निश्चित होता है। और राजशाही में? मोनार्किकल। राजशाही संविधान, मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य का प्रमुख एक राजा या रानी यानी सम्राट, मोनार्क होता है। ये पद वंशानुगत होता है, मतलब उसी शाही परिवार में चलता रहता है। जैसे यूके में या जापान में? बिल्कुल। यूके, जापान, सऊदी अरब ये राजशाही व्यवस्था के उदाहरण हैं। हालांकि यूके और जापान में अब संवैधानिक राजशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहां सम्राट की शक्तियां बहुत सीमित हैं और वो ज्यादातर नाम मात्र के प्रमुख हैं। और भारत? हम तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र रिपब्लिक बने थे। जी हाँ, इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ और हमने एक निर्वाचित राष्ट्रपति को अपने राज्य का प्रमुख के रूप में अपनाया, ब्रिटिश सम्राट की जगह। सही। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रमुख वर्गीकरण पर, जो सरकार के दो महत्वपूर्ण अंगों, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और विधायिका, लेजिस्लेचर के बीच के रिश्ते पर आधारित है। हाँ, ये है संसदीय, पार्लियामेंट्री बनाम अध्यक्षीय, प्रेसिडेंशियल प्रणाली। इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। देखिए, मुख्य अंतर है कार्यपालिका के विधायिका के प्रति जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी
और शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत में। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद विधायिका संसद में से ही बनती है। मतलब मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। हाँ, आमतौर पर उन्हें संसद का सदस्य होना होता है या बनना पड़ता है। और ये कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। विधायिका, खासकर निचला सदन, अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके कार्यपालिका को हटा सकती है। जैसे भारत में होता है या यूके में? जी बिल्कुल, भारत और यूके इसके क्लासिक उदाहरण हैं। यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का मिश्रण, फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है। ठीक है। और अध्यक्षीय प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम? अध्यक्षीय प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से काफी हद तक स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट होती हैं। राज्य का प्रमुख, जो अक्सर सरकार का भी प्रमुख होता है, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति, का चुनाव विधायिका से अलग होता है। तो राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता? नहीं, और वो और उसकी कैबिनेट जिसे वो चुनता है सीधे विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। विधायिका उन्हें अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटा सकती। हालांकि महाभियोग इम्पीचमेंट की एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है। यहाँ शक्तियों के पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत ज्यादा कड़ाई से लागू होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका है। हाँ, अमेरिका। यहाँ राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है और कांग्रेस विधायिका है। दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं और उनके कार्यकाल भी निश्चित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। और भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई है, जहां राष्ट्रपति नाममात्र के प्रमुख नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं और प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट वास्तविक कार्यकारी रियल एग्जीक्यूटिव हैं, जो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि शासन चलाने के कितने अलग-अलग मॉडल दुनिया में मौजूद हैं और हर एक के अपने फायदे और नुकसान हैं। सच में, हर प्रणाली की अपनी खासियत है, अपनी चुनौतियां हैं और कोई एक मॉडल शायद हर देश के लिए फिट नहीं बैठता। हाँ, ये देश की सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन सा ढांचा सबसे उपयुक्त रहेगा। तो ये थी संविधानों के वर्गीकरण पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। उम्मीद है कि इस बातचीत से हमारे श्रोताओं को इन जटिल अवधारणाओं को, इन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में आसानी हुई होगी। जी, और ये समझना कि किसी देश का संविधान किस प्रकार का है, उसकी पूरी राजनीतिक व्यवस्था, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की दिशा में पहला कदम है। हमारे साथ इस महत्वपूर्ण विषय पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भविष्य में संविधानों के वर्गीकरण के नए आधार भी बन सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का प्रभाव या वैश्वीकरण? ये एक सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।